हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उस हिसाब से आप मेरा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रेचुटी के बारे में कि ग्रेचुटी क्या होता है, ग्रेचुटी किसको रिसीव्ड होता है, ग्रेचुटी कब रिसीव्ड होगा तो टैक्सेबल होगा, कब रिसीव्ड होगा तो टैक्सेबल नहीं होता है, ग्रेचुटी कितना एग्जेम्पशन होता है, ग्रेचुटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है तो कितना एग्जेम्पशन मिलेगा और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है तो एग्जेम्पशन कितना मिलेगा। तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ग्रेचुटी मींस होता है गिफ्ट। ग्रेचुटी एक तरह का गिफ्ट होता है जो हर एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से रिसीव करता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। जब रिटायरमेंट होती है कोई भी एम्प्लॉय की तो उस टाइम पे कंपनी जो है मींस एम्प्लॉयर उस एम्प्लॉय को कुछ अमाउंट पे करती है, लमसम अमाउंट पे करती है, तो उसे कहते हैं ग्रेचुटी। और ये बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो इसलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं, एक तरह का गिफ्ट होता है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, दैट मीन्स गिफ्ट। ठीक है, तो ग्रेचुटी मीन्स गिफ्ट होता है जो किसी भी एम्प्लॉय को, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या आफ्टर द डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय, उसके बाद में उसकी फैमिली को वो ग्रेचुटी का अमाउंट रिसीव्ड होता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि अगर ग्रेचुटी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस रिसीव्ड होता है, अगर कोई भी एम्प्लॉय जॉब कर रहा है और उस वक्त उसे ग्रेचुटी रिसीव्ड होता है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा, तब उसमें 1 रुपए का भी उसे डिडक्शन नहीं मिलेगा। ग्रेचुटी तभी हम एग्जेम्पशन की बात कर सकते हैं जब वो आफ्टर रिटायरमेंट या फिर आफ्टर द डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय रिसीव्ड होगा, तो ही हम एग्जेम्पशन की बात कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं एग्जेम्पशंस की क्राइटेरिया क्या क्या है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने बोर्ड पे इसका फॉर्मेट बना दिया है आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं, ग्रेचुटी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10, ये इसका सेक्शन है जिसमें इसे एग्जेम्पशन लिस्ट किया गया है। ग्रेचुटी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दूसरा पार्ट है एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर पोगा 1972। ये पोगा वो पोगो वाला नहीं है, ठीक है, ये पोगा है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। आप ये ध्यान में रख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। ये एक्ट आपको बहुत ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड तीसरा है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जिसे आप और भी बोल सकते हैं एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। जैसे 3 मैंने आपको बताया, पहला गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दूसरा एम्प्लॉय कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट 1972 और तीसरा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय और वी कैन से एम्प्लॉयज नॉट कवर्ड अंडर पोगा एक्ट 1972। ठीक है, तो 3 एम्प्लॉयज हैं। यहाँ पे मैंने इसको बाइफरकेट किया है। पहला एम्प्लॉय है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो ग्रेचुटी रिसीव्ड होगा वो क्या होगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर ग्रेचुटी रिसीव्ड होता है तो वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होता है, उसके पूरी तरह से एकदम 1 रुपए भी टैक्स नहीं देना पड़ता है उस ग्रेचुटी अमाउंट पर जो उसे एम्प्लॉयर से रिसीव्ड होता है। सेकंड बात करते हैं एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर पोगा एक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर, इसका मतलब क्या होता है। हमें तो ये समझ में आ गया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब कि प्राइवेट एम्प्लॉय, लेकिन एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर पोगा एक्ट क्या होता है। ऐसे कौन से एम्प्लॉय है जिनको पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर किया जाता है। तो ऐसे होते हैं जो कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, जैसे कि रेलवेज के जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें कंपलसरी क्या किया जाता है, ग्रेचुटी एक्ट में कवर किया जाता है। जैसे कुछ एम्प्लॉय होते हैं जो माइंस फैक्ट्री में काम करते हैं या फिर उसके बाद में ऑयल फैक्ट्री में काम करते हैं, जो ऑयल माइनिंग होता है। ठीक है, ये सब में जो एम्प्लॉय होते हैं वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर होते हैं, मतलब वो एम्प्लॉय ग्रेचुटी के पोगा एक्ट में कवर होते हैं। फिर उसके बाद में जो पोर्ट्स पे काम करते हैं, पोर्ट्स यानी बंदरगाह, तो ऐसे एम्प्लॉय जो है वो कंपलसरी इसमें पोगा एक्ट में, ग्रेचुटी एक्ट में कवर किए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक स्पेसिफिक अलग से एक उसका टेबल बना के दिया गया है कि एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर पोगा एक्ट, उनके लिए हम अलग क्या करेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे कि उनको ग्रेचुटी कितना एग्जेम्पशन दिया जाएगा। और ये दो तो आपको तो पता ही है, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय और ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, तो इसमें देखते हैं एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय अगर कवर्ड हैं, जैसे कि पोर्ट्स के एम्प्लॉय, माइंस के, फैक्ट्रीज के, ठीक है, रेलवेज के, तो उनके लिए एग्जेम्पशन है, लेकिन पूरी तरीके से एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा उन्हें। जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फुल्ली एग्जेम्प्ट था, इनको पूरी तरह से एग्जेम्प्ट नहीं होगा, उनको मिलेगा एग्जेम्प्ट लोअर ऑफ दिस। मींस इसमें से ये तीनों का कैलकुलेशन किया जाएगा, इसमें से जो लोवेस्ट होगा, ठीक है, उतना उनको एग्जेम्पशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन दिया है
20 लाख। ये 20 लाख जो है वो स्टैट्यूटरी लिमिट है, जो गवर्नमेंट ने इसको लिमिट रखा है, ठीक है। 20 लाख से ऊपर हम किसी को भी एग्जेम्पशन नहीं देंगे, ठीक है। सो 20 लाख फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन है 15 डिवाइड बाय 26। ये 15 डेज है, ठीक है, एंड डिवाइड बाय 26। नॉर्मली आप बोलोगे सर 30 डेज होते हैं, लेकिन जो कवर्ड होते हैं ये ग्रेचुटी एक्ट में, ठीक है, उन्हें 26 डेज माना जाता है इन अ मंथ, ठीक है। तो उनके लिए 15 डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय लास्ट ड्रॉन सैलरी। लास्ट ड्रॉन सैलरी यानी जो पिछले महीने रिटायरमेंट के पहले जब रिटायर हुआ वो एम्प्लॉय, उसके पिछले मंथ का जो सैलरी होगा वो सैलरी हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है, मंथली। एंड देन उसके बाद में नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड यहाँ पर उससे मल्टीप्लाई करना है। जैसे नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड यानी जैसे कि मान लो 20 साल किसी ने 11 महीने काम किया, ठीक है, 20 साल 11 महीने, तो हम कितना ईयर लेंगे? 20 साल लेंगे 11 महीने, क्योंकि पॉइंट में तो लिख नहीं सकते हम, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट में अलाउड नहीं है, या तो आप राउंड ऑफ कर दो या तो स्किप कर दो। तो उसके लिए देखो यहाँ पे मैंने नोट भी लिखा हुआ है, नीचे आप देखोगे, ठीक है। मैं पहले पूरा फॉर्मूला बता देता हूँ, उसके बाद में इसके ऊपर आता हूँ। तो 15 डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय लास्ट ड्रॉन सैलरी एंड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड। तो ये करके आपका सेकंड वाला आ जाएगा। एंड थर्ड वाला एक्चुअल अमाउंट रिसीव, मींस एक्चुअली में वो उस एम्प्लॉय ने कितना रिसीव्ड किया है, ठीक है। तो वो तीनों का जो लोएस्ट होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है लोअर, जो तीनों में से लोअर होगा उतना ही एग्जेम्पशन मिलेगा, ठीक है, उतना ही एग्जेम्पशन मिलेगा उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ग्रेचुटी के हिस्से का। अब यहाँ पे नोट में क्या लिखा है सर? अपने नोट में मैंने ये लिखा है कि सैलरी और नंबर ऑफ ईयर्स के ऊपर नोट लिखा है मैंने। जैसे ये सैलरी और नंबर ऑफ ईयर्स, एक्चुअली में इसको थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। सैलरी का मीनिंग जस्ट ये नहीं कि जो बेसिक सैलरी आया वो, ठीक है। सैलरी में क्या क्या इंक्लूड है? बेसिक सैलरी प्लस डीए। डीए मीन्स डियरनेस अलाउंस, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में दिया होगा बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस, तो वो दोनों को आप ऐड कर दोगे और ऐड करके जो पिछले महीने का बनता है सैलरी वो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, तो ही आपका आंसर राइट होगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड। इसमें कौन सा लेना है? जैसे कि आप देख सकते हो मैंने लिखा है राउंडेड ऑफ इफ ग्रेटर देन 6 मंथ्स, ठीक है, इफ ग्रेटर देन 6 मंथ। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया कि 20 साल 11 महीने, तो आप क्या करेंगे? 20 साल 11 महीने यानी कि 6 महीने से ऊपर है ना, ठीक है, तो आप उसको क्या कर दोगे? राउंड ऑफ कर दोगे। दैट मीन्स यहाँ पर कितना आ जाएगा? 21 ईयर्स आ जाएगा, ठीक है, 21 ईयर्स। सर अगर 20 साल 8 महीने होते तो भी आप क्या करते? उसको राउंड ऑफ करके 21 साल यहाँ पर लिखते। सर 20 साल 6 महीने होते तो तब आप नहीं लिखते उसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? ग्रेटर देन 6 मंथ्स, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 मंथ्स नहीं लिखा है, ठीक है। तो आप वो 6 मंथ्स को क्या करोगे? इग्नोर करोगे और जस्ट यहाँ पे क्या लिखोगे? 20 ईयर्स लिखोगे। अच्छा सर 20 ईयर्स 3 मंथ्स होते तो तभी भी हम क्या करेंगे? उसे भी इग्नोर करेंगे 3 मंथ्स को और जस्ट 20 ईयर्स हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा एम्प्लॉय कवर्ड अंडर पोगा एक्ट, ठीक है। उनके लिए 3 कंडीशन है। पहला 20 लाख का लिमिट है, दूसरा 15 बाय 26 मल्टीप्लाई बाय लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड, ठीक है, एंड तीसरा है एक्चुअल अमाउंट रिसीव। तीनों में से जो लोएस्ट होगा उतने का डिडक्शन, उतने का एग्जेम्पशन मिल जाएगा उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, ठीक है। एंड तीसरी बात क्या है? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, या तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं नॉट कवर्ड, नॉट कवर्ड इन पोगा, ठीक है, जो कवर्ड नहीं है, जो एम्प्लॉय पोगा एक्ट में कवर्ड नहीं है। तो उसके लिए भी देखो दोनों कंडीशन सिमिलर ही लगेगी, खाली कुछ सेकंड पॉइंट में चेंजेस है। पहला 20 लाख कंडीशन यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी, एक्चुअल अमाउंट रिसीव यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी, ठीक है। सिर्फ चेंजेस यहाँ पे सेकंड पॉइंट में हो जाएगा, ठीक है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या हो जाएगा? 1/2, ठीक है, हाफ। ये एक्चुअली मैं इसको मैं इलैबोरेट करके बताता हूँ। ये 1/2 की जगह पे क्या था पता है आपको? 15/30 डेज, 15 डेज डिवाइड बाय 30 डेज। जैसे ये है ना 15/26, वैसे ये 15/30 डेज है, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल एम्प्लॉय है ना, तो इसलिए 30 डेज माना जाता है इन अ मंथ। तो अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो 15 1 और 15 2 30, मतलब कि 1/2 ही आने वाला है। तो चाहे आप 15/30 लिखो या 1/2 लिखो, आंसर सेम आएगा। सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई बाय ईयर ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड, एंड देन तीसरा एक्चुअल अमाउंट रिसीव। तो ये तीनों में से जो लोअर होगा उतना एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और सर यहाँ पर भी नोट लिखा है आपने, यस यहाँ पर भी नोट लिखा है मैंने। यहाँ पर जो एवरेज सैलरी लिखा है वो एवरेज सैलरी का क्या मतलब है सर? पहले एवरेज सैलरी से आप सैलरी का मतलब समझ लीजिए। सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होंगे? सैलरी में इंक्लूड होगा बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन, ठीक है। यहाँ वाले सैलरी में जस्ट बेसिक और डीए इंक्लूडिंग था, ठीक है, लेकिन यहाँ वाले सैलरी में आपको क्या इंक्लूड होगा? बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस प्लस कमीशन ऑन सेल्स,
ठीक है, जो होगा फिक्स परसेंटेज, वो तीनों को ऐड करके आपका सैलरी आएगा। एंड देन उसके बाद में यहां पर क्या बोला है आपको, एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी में यहां पे क्या कर लेंगे हम, 10 मंथ्स का सैलरी लेंगे, लास्ट के 10 मंथ्स। मींस जैसे कि यहाँ पे सैलरी में क्या दिया है, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन, तो ये तीनों को ऐड करना है एंड देन मल्टीप्लाई बाय 10 एंड डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो आपका मिल जाएगा एवरेज सैलरी, ठीक है। लास्ट के 10 मंथ्स के सैलरी को ऐड करो एंड डिवाइड बाय 10 करो, तो जो आंसर आएगा वो आपका एवरेज सैलरी होगा, वो हम यहां पर लिखेंगे। उसके बाद में क्या आता है, नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है नंबर ऑफ ईयर्स को क्या करना है, नो राउंडेड ऑफ। नो राउंडेड ऑफ मतलब जैसे हमने यहां पर राउंडेड ऑफ किया था, है ना, यहां पर नहीं करना है। जैसे कि मान लो अगर 20 साल 7 महीने हैं, तो आप वो 7 मंथ्स को क्या करोगे, इग्नोर कर दोगे, ठीक है। अगर 20 साल 11 महीने हैं, तो आप वो पूरे 11 महीने को भी क्या करोगे, इग्नोर कर दोगे। इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और वी कैन से नॉट कवर्ड अंडर पोगा एक्ट, अगर वो एम्प्लॉय कवर्ड नहीं हो रहा है तो वो नंबर ऑफ ईयर्स का जो राउंडेड ऑफ पार्ट होगा उसे आप क्या कर दोगे, इग्नोर कर दोगे, ठीक है। अगर मान लो 20 साल 11 महीने और कुछ नंबर ऑफ डेज भी हैं, जैसे 15 डेज, ठीक है, तो भी आप उसे क्या करोगे, इग्नोर करोगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर राउंडेड ऑफ का कोई भी सिचुएशन रेज नहीं हो पाता है, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर 6 मंथ्स से ज्यादा है, 6 मंथ से ज्यादा, 6 मंथ्स नहीं 6 मंथ से ज्यादा है, तो ही हम यहाँ पे राउंड ऑफ करेंगे जो एम्प्लॉय कवर्ड है। लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केसेस में हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे। क्लियर दैट, ठीक है। आई बात समझ में यहां तक, ठीक है। तो ग्रेचुटी आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि ग्रेचुटी क्या होता है। ग्रेचुटी इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट होता है, ठीक है, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो आपको ध्यान में रखनी है कि ये जितनी भी चीजें हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कवर्ड अंडर पोगा एक्ट और नॉन गवर्नमेंट के लिए जो ग्रेचुटी रिसीव्ड हो रही है, वो कब रिसीव्ड होनी चाहिए, आफ्टर द रिटायरमेंट। तो ही हम यहाँ पर एग्जेम्पशन और ये जो एग्जेम्पशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये दोनों केस में, और यहाँ पे फुल्ली एग्जेम्प्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट के बाद की बात हो रही है, ठीक है। अगर ड्यूरिंग द सर्विस अगर कोई भी एम्प्लॉय, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर वो ग्रेचुटी रिसीव करता है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ड्यूरिंग द सर्विस, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट, दोनों के लिए भी फुल्ली टैक्सेबल, दोनों के लिए फुल्ली टैक्सेबल होगा। अगर वो ड्यूरिंग द सर्विस ग्रेचुटी रिसीव करता है तो वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, तब उसे 1 रुपए का भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर टुडे।